हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कोहलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। कोहलबर्ग का नैतिक विकास। कोहलबर्ग ने क्या दिया? नैतिक विकास का सिद्धांत। सबसे पहले जानते हैं कोहलबर्ग कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। ये थे अमेरिका के। इन्होंने क्या दिया? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। इसमें हम दो तीन चीज जानेंगे। सबसे पहले मोरलिटी, नैतिकता, दूसरी मोरल डिलेमा, नैतिक दुविधा। तीसरी हम जानेंगे मोरल रीजनिंग। नैतिक तर्कणा। इन सभी के बारे में देखते हैं हम। मोरलिटी क्या होती है, नैतिकता क्या होती है? जब कोई बच्चा सही और गलत में अंतर करना सीख जाए। और सही और गलत में अंतर वो कैसे जानता है? अपने समाज के परिवेश से। वह जब धीरे धीरे बड़ा होता है, अपने समाज में जो चीजें देखता है उसे सही और गलत का पता लगता है। उसी को हम क्या कहेंगे? नैतिकता। मतलब उसके आचरण के गुण। और मोरल डिलेमा क्या होती है? नैतिक दुविधा। इसको बताने से पहले मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी जो कोहलबर्ग ने दी थी। किसकी? हिंज की कहानी के नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है? हिंज की कहानी से। इसके बारे में देखते हैं। हिंज नाम का एक व्यक्ति होता है। हिंज नाम का एक व्यक्ति होता है। वो अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। लेकिन एक दिन उसकी पत्नी बीमार हो जाती है। वो उसको डॉक्टर के पास लेके जाता है तो डॉक्टर बताता है उसे एक दुर्लभ बीमारी है, मतलब रेयर डिजीज है। और वो सिर्फ एक दवाई से ठीक हो सकता है। मतलब उस दवाई की सिर्फ एक ही मेडिसिन, उस बीमारी की सिर्फ एक ही मेडिसिन बनी हुई है, उसको लेने से ठीक होगी। और उसने उसका पता बता दिया भी ये दवाई इस स्थान पे मिलेगी। हिंज अपने घर पर जितने पैसे थे, गहने थे, सारे इकट्ठे करके ले जाता है और जाकर उस डॉक्टर को या वैज्ञानिक को बोलता है जिसने दवाई का इन्वेंट किया था, मतलब आविष्कार किया था। कहता है मेरी वाइफ बहुत ज्यादा बीमार है, आप ये दवाई दे दीजिए। वो जो वैज्ञानिक डॉक्टर या सामने वाला आदमी था, उसने हिंज के सारे पैसे काउंट किए तो देखा कि उसका उसमें बजट नहीं है। उसकी दवाई की लागत बहुत ज्यादा थी और वो पैसे काफी कम थे। तो उसने हिंज को वो दवाई देने से मना कर दिया। कहते इतने रुपए में मैं आपको ये दवाई नहीं दे सकता। मैंने सारी उम्र की कमाई लगा रखी इस दवाई पर और मैं इस दवाई से ना पैसे कमाना चाहता हूँ। प्लीज आप चले जाइए, मैं आपको ये दवाई नहीं दे सकता। हिंद चुपचाप आ जाता है। अब वो क्या होता है, इस स्थिति में उसकी क्या होती है? मोरल डिलेमा की स्थिति बन जाती है। मोरल डिलेमा मतलब नैतिक दुविधा। यहाँ पे क्या बन जाती है उसकी स्थिति? मोरल डिलेमा की, नैतिक दुविधा की। नैतिक दुविधा की स्थिति कैसे बनती है कि अगर वह वो दवाई नहीं लेगा तो उसकी वाइफ मर जाएगी। और अगर दवाई ले ली, धोखे से चोरी करके अगर दवाई ले ली, तो वो आदमी पुलिस के पास जाएगा और उसको पुलिस को पकड़वा देगा। यहाँ पर क्या होता है? मोरल डिलेमा में क्या होता है? बंदा डिसीजन नहीं ले पाता सही और गलत में। किसमें? डिसीजन में प्रॉब्लम होती है। सही और गलत के डिसीजन में क्या होती है? प्रॉब्लम। उसे हम क्या कहेंगे? मोरल डिलेमा। अब इसके दूसरी टर्म है मोरल रीजनिंग। उसके बारे में देखते हैं। नैतिक तर्कणा। इसमें क्या होता है कि बंदा एक स्थिति के बाद में, मतलब बहुत ज्यादा सोच विचार के बाद में वह कोई डिसीजन पे पहुंच जाता है। यहाँ पर हिंज क्या करता है? किस डिसीजन पे पहुंचता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं चोरी करके वो दवाई लूंगा और अपनी वाइफ को बचाऊंगा। तो वो क्या हो गई? मोरल रीजनिंग। मतलब चाहे वो सही हो गलत हो, वो अपने डिसीजन पे अड़ा रहता है। उसे हम क्या बोलेंगे? मोरल रीजनिंग। आगे हम पढ़ते हैं कोलबर्ग के नैतिक विकास के
3 स्तर, 3 लेवल है इसके, देखते हैं। मोरल डेवलपमेंट के कितने स्तर है? 3। पहला कौन सा है? प्री कन्वेंशनल स्टेज लेवल। ये कौन सी है? प्री कन्वेंशनल लेवल, पूर्व परंपरागत स्तर, पूर्व परंपरागत स्तर। दूसरी कौन सी है? कन्वेंशनल लेवल, परंपरागत स्तर। और तीसरी कौन सी है? पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, उत्तर परंपरागत स्तर। देखते हैं मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास के कोलबर्ग ने कौन कौन से 3 लेवल दिए हैं? प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, आपके साथ के साथ याद हो जाएगा। प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत। पूर्व परंपरागत स्टेज की एज कितनी है? 4 से 9 वर्ष। और परंपरागत स्टेज की, सॉरी स्टेज नहीं आएगा, लेवल आएगा आगे, इनकी 2-2 स्टेज है। इसकी कितनी होगी? 9 से 12। और इसकी कितनी होगी? 12 से 18 वर्ष। प्री कन्वेंशनल में कितनी एज आएगी? 4 से 9 साल, 9 से 12 साल, 12 से 18 साल। अब सभी की 2-2 स्टेज और है। इनमें कौन कौन सी आएगी? इसमें आएगी, सबसे पहले हम इसकी आएगी पनिशमेंट एंड ओबीडियंस स्टेज, ओरिएंटेशन। ये तो है पहली स्टेज। और दूसरी स्टेज कौन सी है इसकी? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। इसकी तीसरी स्टेज कौन सी आएगी? बी ए गुड चाइल्ड, गुड गर्ल, गुड बॉय। और चौथी कौन सी आएगी? लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। और पांचवी स्टेज कौन सी आएगी इसकी? सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। और छठी कौन सी आएगी? यूनिवर्सल मॉरल डेवलपमेंट। अभी इनके हिंदी में नाम देखते हैं। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, आज्ञा, दंड एवं आज्ञा पालन स्टेज। इसमें क्या आएगा? दंड और आज्ञा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन मतलब साधन सापेक्षता, उन्मुख। और बी ए गुड चाइल्ड, गुड गर्ल मतलब अच्छा लड़का या अच्छा लड़की बनने की इच्छा रखना। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन मतलब कानून एवं विधि उन्मुखता।
और इसका सोशल कॉन्ट्रैक्ट का क्या आएगा, समाज के साथ कनेक्शन, मतलब सामाजिक समाज संपर्क। और इसमें क्या आएगा, यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्री कन्वेंशनल लेवल का देखते हैं। प्री कन्वेंशनल में क्या होता है, इसमें बच्चा क्या करता है, सही गलत का उसे पता नहीं होता। इसमें नैतिकता क्या होती है, शून्य होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, ये नैतिकता क्या होती है, इसमें शून्य। उसे सही गलत का कुछ नहीं पता होता, वो जो देखता है या फिर दूसरों का देख के अनुकरण करके नकल करके सीखता है। इसमें प्री कन्वेंशनल स्टेज में क्या होता है, नैतिकता क्या होती है, शून्य होती है। इसमें वो कैसे सीखता है, दूसरों का अनुकरण करके। और फिर इसकी पहली स्टेज में क्या होता है बच्चा, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, मतलब दंड और आज्ञा की उन्मुखता होगी। इसमें क्या करता है बच्चा, या तो दंड से, मतलब उसे कोई सजा देंगे तो सीखेगा, या फिर वो आज्ञा से सीखेगा। जैसे एक छोटे बच्चे का उदाहरण लेते हैं, पर 3 या 4 साल का, उसको क्या कहते हैं, कोई चीज को कहते हैं बेटे इसको हाथ ना लगा। जैसे कोई छोटा बच्चा है 3 साल का, वो भाग भाग के गर्म चीज की तरफ जा रहा है, जैसे गर्म तवा रखा हुआ है, माँ ने रोटी बेल के रखी है, वो उसकी तरफ जा रहा है। अपन इनसे कहेंगे बेटे इस साइड ना जा, बेटे इस साइड ना जा। अगर वो समझ जाएगा तो नहीं जाएगा, अगर ना समझे तो उसकी माँ एक चट्टू लगाएगी उसके जचा के, और फिर वो समझ जाएगा, डर के मारे दोबारा उसकी तरफ नहीं जाएगा। मतलब इस स्टेज में क्या करेगा, या तो दंड से सीखेगा छोटा बच्चा, या फिर आज्ञा से। आज्ञा से कैसे सीखता है, जैसे छोटे बच्चों को हमें ऐसे नमस्ते करना सिखा देते हैं, बड़ों का पाँव छूना सिखा देते हैं। वो कौन सी स्टेज में आता है, पहली स्टेज में। कौन सी स्टेज में, पहली स्टेज में, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस में। याद रखना है बच्चा, दंड और आज्ञा से कौन सी स्टेज में सीखता है, कोलबर्ग की पहली स्टेज में। और दूसरी में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में क्या सीखता है, मतलब जिसमें साधन सापेक्षता में दूसरी स्टेज में क्या सीखता है, कौन सी इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या सीखेगा बच्चा, इस स्टेज को क्या बोलेंगे हम, जैसे को तैसा। मतलब जैसा आप करोगे वैसा ही मैं करूंगा। जैसे बच्चे को हम ऐसे कह देते हैं, कोई दुकान से ये चीज लेके आओ, तो वो बीच में अपना कमीशन काटता है, कहते 5 रुपए के कुरकुरे लेके आऊंगा तो ही ये काम करूंगा। या फिर स्कूल में छोटे बच्चों के आपस में कोई किसी को चट्टू मार देता है, तो वो भी बराबर लड़ाई करता है कि तुमने मेरे को एक मारा, मैं भी इसको एक मारूंगा। या किसी ने पेंसिल दे दी, उधारी मांगी अपने लेक्चर के टाइम में, तो वो बच्चा दूसरे लेक्चर में उसको रबड़ मांगेगा, अगर वो नहीं देगा तो उसको बोलेगा मैंने भी तो तेरे को पेंसिल दी थी। मतलब इस स्टेज को हम क्या बोलेंगे, जैसे को तैसा। पहले में क्या था, बच्चा दंड और आज्ञा से सीखता है। दूसरे में क्या करता है, जब उसे कोई चीज मतलब दोगे तो ही वो दूसरा काम करेगा। मतलब आगे हम देखते हैं तीसरी स्टेज। तीसरी स्टेज किस में आती है, कन्वेंशनल में। कन्वेंशनल लेवल में, इसमें इस स्टेज में बच्चा क्या करता है, सही गलत का पता मतलब लगाना सीख जाता है। और वह ये अपने आप से मतलब कैसे सीखता है, जो समाज के परिवेश से वो अर्जित कर लेता है, क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, इसमें वो पता लगा लेता है। कन्वेंशनल स्टेज में क्या करता है, सही गलत का उसे पता चल जाता है। स्टेज में उसे सही और गलत का पता चल जाता है। जैसे इसकी तीसरी स्टेज कौन सी आएगी, बी ए गुड चाइल्ड, मतलब अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनने की इच्छा। इसमें क्या होता है, कोई भी बच्चा प्रशंसा इकट्ठी करना चाहता है, भी लोग उसकी प्रशंसा करें, भी ये बच्चा बहुत अच्छा है। जैसे हम क्लास के मॉनिटर का एग्जांपल ले लेते हैं, वो भाग के टीचर को क्लास में एंट्री करते ही सबसे पहले टेस्ट याद दिलाएगा, तो टीचर सोचेगा ये बच्चा अच्छा है, पढ़ के आया, और कोई बच्चे नहीं बोले। या फिर जो होमवर्क दिया होगा सबसे पहले कॉपी लेके वही जाएगा, टीचर मेरी कॉपी चेक कर दो, क्योंकि उसे अच्छा बनना है, टीचर उसकी प्रशंसा करे। और
या फिर वो दूसरों के जैसे बड़ों का आदर करता है या उनका मतलब भाग भाग के काम करता है, भी उनकी सराहना करे, उनके प्रति कुछ भी नेगेटिव ना बोले। तीसरी स्टेज में क्या होगा, बी ए गुड चाइल्ड। और चौथी में क्या होगा, ला एंड ऑर्डर, ला एंड ओरी। जैसे इस स्टेज में क्या होता है, विधि एंड कानून, विधि व कानून उन्मुक्ता। इस चौथी स्टेज में क्या होता है, बच्चा समाज के नियम कानून सीख लेता है। जैसे उसे इस स्टेज पे आके पता चल जाता है लाल बत्ती लगी है तो रुकना है वरना चालान होएगा। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि बच्चा इस स्टेज में सड़क के हमेशा लेफ्ट साइड ही चलेगा, भी इस साइड उसको, या जिस साइड मतलब जाने का रास्ता होगा वहीं से चलेगा। विधि और कानून उन्मुक्ता में क्या करता है, बच्चा नियम सीख जाता है समाज के, में कौन सा गलत है कौन सा सही है। यहाँ पे किशोर है वो बिना हेलमेट के बाइक नहीं चलाएगा क्योंकि उसे पता है यहाँ पे उसका चालान कट सकता है। अब हम देखते हैं पांचवी अवस्था किसमें आती है, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में, लेवल में, सॉरी। पांचवी अवस्था किसमें आती है, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में। इसमें क्या करता है, किशोर में इतनी नॉलेज हो जाती है कि वह अपने डिसीजन खुद ले सकता है और वही नैतिक विकास उसका पूरे जीवन भर चलता है। यहाँ पर क्या करता है, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में वो क्या करता है, अपने डिसीजन खुद लेता है। उसे ये पता चल जाता है इस स्टेज में, इस लेवल में उसे ये पता चल जाता है कि समाज के नियम अपने भले के लिए बनाए गए हैं, न कि हम नियम के लिए बनाएंगे। अगर कोई नियम हमारे लिए गलत है तो उसको हम तोड़ भी सकते हैं। इसका एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे बच्चा है वो एम्बुलेंस जा रही है रेड लाइट पे, अगर वो रेड लाइट पे नहीं रुकती, उसको पता है कि उसमें एक हार्ट अटैक का मरीज बैठा हुआ है, अगर वो रेड लाइट पे रुकता है और हॉस्पिटल में जाने में उसे देरी होती है तो उसकी जान जा सकती है, तो वो क्या करता है, लाल बत्ती को तोड़ के हॉस्पिटल पहुंच जाता है। उस ड्राइवर को ये समझ होती है कि नियम हमारे भले के लिए बनाए गए हैं, हमारे नुकसान के लिए नहीं बनाए गए। इसमें कौन सी स्टेज आती है, पांचवी स्टेज आती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, मतलब सामाजिक संपर्क उन्मुक्ता। इसमें क्या करता है, किशोर को इतनी समझ हो जाती है, वह नियम पालनों सही से सारे नियमों का पालन भी करता है और वहां पे उसको ये इस स्टेज पे उसे ये भी समझ आ जाती है कि कौन से नियम अपने भले के लिए हैं कौन से नहीं, मतलब वो समाज के साथ अच्छी तरह से जुड़ जाता है। और वो ये पर इस स्टेज में ये है, फिफ्थ स्टेज में, कि वो नियमों को सीख तो जाता है लेकिन उन्हें उसमें इतनी मतलब पावर नहीं होती कि वो नियमों को चेंज कर सके, कानून को बदल नहीं सकता। यहाँ पे वो सारे नियम को पता लगा चल जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन गलत नियम को भी नहीं बदल सकता। कौन से में, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में। और सिक्स्थ कौन सी होगी अब अपनी, यूनिवर्सल मोरल डेवलपमेंट, मतलब सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। क्या होता है, यहाँ पर बच्चा क्या करता है, सारे डिसीजन खुद लेता है और यहाँ पर उसके पास इतनी दिमाग में या फिर उसमें इतनी पावर आ जाती है कि वो गलत नियम को चेंज भी कर सकता है। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत में क्या होता है, बच्चा या मतलब बच्चा नहीं, वयस्क इस स्टेज पे आ जाता है कि वह नियम को चेंज भी कर सकता है। इसका एग्जाम्पल हम कैसे ले सकते हैं, कोई भी ऐसे किसका ले, एक बच्चा है इलेक्शन में खड़ा होता है
वो कॉलेज के इलेक्शन में खड़ा होता है और जीत जाता है, और फिर वो क्या करता है, उस कॉलेज की जो कमियां होती है वो वहां पर प्रिंसिपल या फिर कॉलेज के एचओडी के सामने रखता है और कहते हैं ये कमियां, इनको चेंज करो। मतलब बाकी स्टूडेंट थे वो 5th स्टेज में थे, उन्हें उस कॉलेज की कमियों का पता था, लेकिन वो उन्हें चेंज नहीं कर सकते थे। लेकिन जब एक राजनेता, कॉलेज का राजनेता जो कॉलेज के इलेक्शन में जीत चुका है, और वो उन कमियों को एचओडी और प्रिंसिपल के सामने वो उन कमियों को रखता है, और उसके पास इतनी पावर आ जाती है कि वो उन कमियों को दूर करवा सकता है। कॉलेज में जितनी भी खामियां होती है वो अपने विचारों से और लोगों के शौक से उस कमियों को दूर करवा सकता है। ये कौन सी होती है? यूनिवर्सल मॉरल डेवलपमेंट। आज के साथ, इसी के साथ कोलबर्ग का मॉरल डेवलपमेंट या कोलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत कंप्लीट होता है। जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ के साथ शेयर करें। आपको 15 जनवरी से पहले तक सारी रिवीजन करवा दी जाएगी साइकोलॉजी के। हमारे साथ जुड़े रहिए, प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और लेक्चर में, वीडियो में क्या क्या कमियां हैं वो भी जरूर बताएं, ताकि अगली वीडियो में आपको उनका सामना ना करना पड़े। जय हिंद, जय भारत।